आपने सुना हो मल्टीपल टाइम मैंने आपको मलक्का स्ट्रेट बताई है, जन जन पे यानी अंकित परिवार के हर सदस्य के जबान पर मलक्का स्ट्रेट तो है ही है। मेरे प्यारे साथियों, मलक्का स्ट्रेट किन दो चीजों को जोड़ती है? मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी को जोड़ती है। कहां से? साउथ चाइना सी से जोड़ती है, यहां से निकल करके जाती है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो देश है आपको जो दिखाई दे रहा है थाईलैंड, मैप देखना मैं मल्टीपल टाइम सिखा चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं। थाईलैंड के 4 हिस्से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बेटा थाईलैंड ये रहा, ऊपर वाला ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है ये क्या कहलाया मेरे प्यारे साथियों? नॉर्थ कहलाया। इसके साउथ में ये वाला हिस्सा पहचानिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये जो पीला पीला सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको नाम दिया साउथ बैंकॉक यानी साउथ थाईलैंड। मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान से सुनिए कहानी क्या है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो मलक्का स्ट्रेट भी दिख रही होगी। मलक्का स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस पहले मैं आपको लिखित में दे देता हूं, ताकि आप लोग एक सवाल को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे फिगर्स लेके आया हूं, उन्हें आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये राइटर्स के हवाले से खबर है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बात बताऊं, पहले स्थापित तो करूं इस घटना को, फिर आपको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। हो सकता है मेरे प्यारे साथियों आप जब यूपीएससी का एग्जाम लिखें या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जो स्टेट पीसीएस का हो, वहां पर यह सवाल अब पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत समय हो गया है मलक्का जल संधि को बहुत सारे समय से चर्चा में रहते हुए। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर को जोड़ती है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या है इसकी कहानी, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, मलक्का स्ट्रेट से एक साल में, ध्यान से सुनिएगा, एक साल में 84,000 जहाज पार होते हैं। पानी के जहाज कितने? 84,000 जहाज, पानी के जहाज यहां से एक साल में पार होते हैं। नंबर एक, मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का जितना भी व्यापार होता है, दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 30% व्यापार इसी जल संधि के माध्यम से होता है, जिसका नाम है मलक्का जल संधि। क्यों बता रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। नंबर तीन, मेरे प्यारे साथियों, एक अनुमान के हिसाब से अगर हम बात करें, इस सदी के क्या बोलते हैं, इस दशक के अंत में 2030 तक यहां से निकलने वाले जहाजों की संख्या 84,000 से बढ़कर के 1,40,000 हो जाएगी। 1,40,000 जहाज जो हैं वो वर्ष 2030 तक यहां से पार होने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक कैलकुलेशन के हिसाब से दशक के अंत में, ठीक है ना, एक कैलकुलेशन के हिसाब से मलक्का जल संधि से एक साल में अधिकतम 1,22,000 जहाज निकल सकते हैं। जहाज निकल सकते हैं यानी इतना ही है ये रूट, अगर अच्छे से यूज किया जाए तो इतने ही जहाज निकल सकते हैं। लेकिन अधिकतम पहुंच कितनी जाएगी ये संख्या जो यहां से निकलना चाहेगी? 1,40,000 जहाज यहां से निकलना चाहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चाइना को जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है, चाइना को जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है, जो कि एशिया के गल्फ ऑफ एशियन कंट्रीज हैं, यानी खाड़ी जो देश है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी अगर बात करूं तो 80% चाइना का जो तेल है, 80% जो ऑयल है चाइना को, वो इसी मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से पहुंचता है। तो अब देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि क्या है इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति, जियोपॉलिटिकल स्थिति। एक बार के लिए देखिए, अब मैंने आपके सामने ये पूरा की पूरा मैप रखा हुआ है, जरा पहचानिए इस मैप को मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो सीन है ना, इसको थोड़ा पहचानिए। मैंने आपके सामने मलक्का स्ट्रेट बताया। मलक्का स्ट्रेट के अंदर मैंने कहा कि सदी के अंत तक, ये पूरा की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ध्यान से देखिए, जो बातें मैंने बोली है सब लिखित में भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दी। मलक्का स्ट्रेट से होकर के 2024 में इसका पीक आ जाएगा, यानी कि 1,22,000 जो मैंने अभी हाल कहा आपसे, जहाज निकलने की क्षमता 2024 में ही टच हो जाएगी। अभी 84,000 जहाज जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, की रूट ऑफ 80% चाइनीज एनर्जी इंपोर्ट, जो चाइना का जो एनर्जी इंपोर्ट है उसका 80% मलक्का स्ट्रेट से जा रहा है। फिर आप सवाल पूछेंगे, सर पीक टच हो गया तो फिर जहाज निकलेंगे कहां से? मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल। तो जहाज निकलने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता है मेरे प्यारे साथियों सुंडा स्ट्रेट, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा रास्ता है? सुंडा स्ट्रेट का रास्ता है। ये सुंडा स्ट्रेट कहां से जा रही है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा जकार्ता, इनके बीच में से होकर के सुंडा स्ट्रेट जा रही है। लेकिन तुलनात्मक रूप से ये सुंडा स्ट्रेट, ये अपना प्यारा भारत है, अगर आप पहचान रहे हैं, यहां प्यारा भारत है, यहां से इंडियन ओशन से निकल के जा रहा है, ये अंडमान है। सुंडा स्ट्रेट से अगर निकल के जाते हैं तो वो महंगा सौदा पड़ता है। क्यों? इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। फिर क्या विकल्प है भाई? इस प्रकार से तो चाइना जो है वो पूरी तरह से खिन्न भिन्न हो जाएगा। चाइना ने पकड़ा अपना टॉमी, टॉमी को पकड़ के कहा कि लो बेटा बिस्किट खाओ $60 बिलियन के। टॉमी राजी हो गया और उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात मान ली। लेकिन फिर भी उसकी तो लिमिटेशन है, क्योंकि दुनिया का 95% व्यापार, ध्यान से सुनना, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, दुनिया का 95%, 95% व्यापार जो है वो समुद्र के माध्यम से ही होता है। फिर आप पूछेंगे समुद्र के माध्यम से होता है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब यह है
कि आपका जो समुद्र के जहाज हैं उससे सामान पहुंचाना सस्ता पड़ता है। किसकी तुलना में? रोड की तुलना में और हवाई जहाज की तुलना में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर असल में एक रोड और रेल लिंक परियोजना है जिसके माध्यम से आप सामान भिजवाओगे तो सही, लेकिन वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, यानी कि वो केवल एक अल्टरनेट हो सकता है लेकिन वो आपका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। अब बोले फिर, हमने कहा फिर आया ये चल के म्यांमार के पास। कौन आया? चाइना। म्यांमार से कहा कि भाई साहब क्यांगफू पोर्ट को मुझे विकसित कर लेने दीजिए, मैं यहां से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डालना चाहता हूं ताकि मुझ तक तेल पहुंचता रहे। म्यांमार ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं करेंगे, अदरवाइज तुम जिस तरह से श्रीलंका को लूट चुके हो हमें भी लूट लोगे, हम भी नहीं कर रहे। अब पहुंचता है ये थाईलैंड के पास। थाईलैंड के पास पहुंचा और थाईलैंड को इसने सपने दिखाए। क्या दिखाया? अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इसको ध्यान से देख रहे हैं इस दृश्य को, तो इस दृश्य में ये वाला जो स्थान है, इस स्थान को अगर आप देखें तो देखिए ये रहा थाईलैंड का उत्तरी भाग, मैंने अभी हाल बताया था। ये रहा थाईलैंड का दक्षिणी भाग जिसे मैंने साउथ थाईलैंड कहा था। इस साउथ थाईलैंड में ये वाली जो जमीन आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये वाली जो जमीन दिखाई दे रही है, ये दो तरफ से पानी से जुड़ी हुई है, दो तरफ से पानी से जुड़ी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो पश्चिम की तरफ बेटा ये किससे जुड़ रही है? अंडमान सागर से जुड़ रही है, अंडमान ओशियन से जुड़ रही है। दूसरी तरफ अगर आप चलते हैं तो ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जिसको आप गल्फ ऑफ सियाम कह रहे हैं, असल में ये गल्फ ऑफ थाईलैंड भी कहलाती है। खाड़ी याद कर लो ना, बे ऑफ बंगाल है जैसे कि, वैसे ही गल्फ ऑफ थाईलैंड है ये वाली। कहने का मतलब यह हुआ, चाइना के दिमाग में बेस्ट चीज बैठ गई कि ये वाला जो पोर्शन है जो दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, याद करिए, दो बड़े बड़े जलों को जोड़ने वाली सिंगल लाइन को हम, यानी जमीनी भूभाग को हम स्थल जल डमरू कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस्थमस। इस्थमस कहा जाता है। जैसे कि दो बड़े पानी को जोड़ने वाले पानी को हम स्ट्रेट कहते हैं, इसका नाम क्या होता है बेटा? स्ट्रेट। ऐसे ही दो जलों को जोड़ने वाले भाग को हम इस्थमस कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो इस्थमस है, जो एक तरफ अंडमान सागर को, एक तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ रहा है, इसे हम मेरे प्यारे साथियों करा इस्थमस कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसका? करा इस्थमस नाम देते हैं, KRA, करा इस्थमस। तो मैप में दिखाऊं अगर मैं आपको, तो मैं बात कर रहा हूं इस जगह की मेरे प्यारे साथियों, इस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम क्या है? करा इस्थमस, KRA, करा इस्थमस। याद करिए, आपने ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों एक इस्थमस पढ़ा हुआ है सिनाई पेनिनसुला के अंदर। याद करिए, जहां से स्वेज कैनाल जोड़ती है किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, वहां पर भी आपने एक मेरे प्यारे साथियों इस्थमस पढ़ा हुआ है। ऐसे ही पनामा इस्थमस पढ़ा हुआ है, जहां से पनामा कैनाल निकलती है। यानी ऐसे भूभाग जो बड़े जल सागरों को आपस में जोड़ दें, वो इस्थमस कहलाते हैं। तो विकल्प क्या बना? जिस प्रकार से इजिप्ट से होकर के मेरे प्यारे साथियों पहले स्वेज कैनाल बनाई गई थी, जो कि एक कृत्रिम कैनाल है, जो कि एक तरफ लाल सागर को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सागर से, इसी प्रकार से चाइना के सपने बुलंद हुए और चाइना थाईलैंड के पास ऑफर लेके पहुंच गया। चाइना ने थाईलैंड से कहा कि मुझे आप अपने यहां पर इस करा इस्थमस में से होकर के रोड बना लेने दीजिए। बोले उसके फायदे क्या होंगे? बोले मैं यहां से आप लोगों को बहुत सारे लाभ दे दूंगा, यानी कि यहां से एक कैनाल बना लेने दीजिए और मैं यहां पर आप लोगों के देश में $28 बिलियन का निवेश लेकर के आ जाऊंगा। कितने का? $28 बिलियन का निवेश दूंगा, मुझे यहां से कैनाल बना लेने दीजिए। यह बात थी मेरे प्यारे साथियों 2015 की। 2015 में बैंकॉक ने, यानी कि थाईलैंड ने चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया इस बात का कि चलिए डील डन करते हैं, आप यहां से नहर बना दीजिए। कितने बिलियन डॉलर की डील थी? $28 बिलियन। मजाक नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जितनी जीडीपी नहीं है लाओस की, इतना तो एक नहर पे खर्च करने के लिए तैयार हो गया था चाइना। अब आप पूछेंगे कि सर यदि ये कैनाल बन जाती तो इसके लाभ क्या होते? मैंने कहा हां, ये सवाल सही पूछा। मैंने कहा भाई इसका पहला लाभ तो यह होता कि इस कैनाल की वजह से जो यात्रा है वो 1200 किलोमीटर की बच जाती। 1200 किलोमीटर कम ट्रेवल करना पड़ता। कहां से? मलक्का स्ट्रेट से होकर के जो जहाज निकलते हैं उन्हें अब यो नहीं जाना पड़ता, वो सीधे निकल जाते अंडमान सागर से गल्फ ऑफ थाईलैंड में डायरेक्ट एंट्री कर जाते। 1200 किलोमीटर कम जाना पड़ता, यानी यो नहीं जाना पड़ता। नंबर एक बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, यहां से 72 घंटे कम लगते यात्रा के। आप पूछेंगे मात्र इतनी सी देर में इतना ही किलोमीटर चलता है क्या जहाज? मैंने कहा भाई बात यह नहीं है कि इतना सा चलता है, हालांकि स्पीड इतनी होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से चल रहे होते हैं सामान्यतः ये, लेकिन फिर भी यहां इतना जाम लगता है कि इंतजार करना पड़ता है। तो 20 घंटे यात्रा में कम लगते। एक प्रकार से यह ऐसी सिचुएशन बन जाती जिससे कि करा कैनाल के माध्यम से चाइना तक सामान पहुंचना अत्यंत आसान हो जाता। अब क्या हुआ? अब हुआ यह कि वर्तमान में थाईलैंड ने मना कर दिया कि सर सॉरी। बोले क्यों? बोले हम नहीं कर पाएंगे साहब आपका करा कैनाल प्रोजेक्ट। चाइना पूछने गया क्यों भाई साहब, क्यों नहीं करना चाहोगे? बोले यार आपकी ना सिचुएशन समझ में आ गई, आप वही काम कर रहे हो जो इंडिया के राजनीति वाले लोग करते हैं, खुद की लाइन बड़ा नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो। ऐसी स्थिति में सर आप जो कर रहे हो ना वो ये है कि आप अपनी तरफ से उन देशों को गरीब बना रहे हो, जिसका आप इन्वेस्टमेंट दोगे उसको आप गरीब बना दोगे। ऐसी स्थिति में मैं आपका 28 बिलियन कहां से चुका पाऊंगा? तो चाइना ने कहा
कहा अरे आपको लोन की प्राप्ति होगी, आपको निकलने वाले जहाज टोल टैक्स भरेंगे, आपके देश में से निकलेंगे। जैसे स्वेज कैनाल जो है उसको निकलने के लिए लोग जो है टैक्स देके जाते हैं, बड़ा धन प्राप्त होता है। इजिप्ट का तो सबसे बड़ा धन का स्रोत ही वही है। तो थाईलैंड ने कहा माननीय आप किस गुस्ताखी में हम कुछ बात कहना चाहते हैं। बोले कहिए। बोले आपको यहां से जाने भी दे देंगे हम, आपको मालूम है आप पैसा मांगने आ जाओगे कल, फिर आप कहोगे पैसा नहीं चुका पा रहे तो कोई बात नहीं, हमें स्वेज कैनाल दे दो। बिल्कुल आप वैसा ही करोगे जैसे इजिप्ट के अंदर ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन ने मेरे प्यारे साथियों जब स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ था, ये आज की बात नहीं है, 19वीं शताब्दी की बात है, जब स्वेज कैनाल का ऑफर चलना शुरू हुआ था, ब्रिटेन ने यहां पर निर्माण करवाया और फिर करवा के क्या कहा कि भाई ये तो आप चुका नहीं पा रहे हो इजिप्ट वालों इस पैसे को, तो ये जगह हमें दे दो, और स्वेज कैनाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ये तो फिर इजिप्ट के अंदर आंदोलन हुए, तब जाके ब्रिटिशर्स छोड़ करके भागे थे मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर क्या है, ऐसी स्थिति में बोले आने वाले टाइम में यही काला काम आप कर दोगे। तो बात ऐसी है सर, माफी चाहते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाली बात बोलने की हिम्मत चाहिए थी, इसलिए इन्होंने एक बहाना भरा। और बहाना क्या भरा, अब मैं आपको वो बहाना बताता हूं जो कि थोड़ा सा वैलिडेट भी होता है। और वैलिडेट ये होता है, इन्होंने कहा कि माननीय चक्कर ये है कि हमारे यहां की जो कुल आबादी है ना, बोले हाँ, उस कुल आबादी का 94% जो है वो लगभग बुद्धिस्ट है। 94.4% बुद्धिज्म बिलीफ को फॉलो करता है, बुद्धिज्म को फॉलो करता है। बोले ठीक बात, इसमें क्या दिक्कत है। और बोले 4.5% के आसपास जो है हमारे यहां पर मुस्लिम फेथ को फॉलो करता है। बोले तो बोले चक्कर ये है सर कि हमारे यहां पर जो ये देश है इसका साउथ वाला पोर्शन, इसी में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग पाए जाते हैं। बोले मतलब क्या हुआ, मुस्लिम फेथ को फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो यही पाए जाते हैं। बोले इससे क्या दिक्कत हो गई। बोले दिक्कत कुछ नहीं हुई, दिक्कत यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। और रिसेंटली लास्ट मंथ सर यहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। इसलिए हम चाहते हैं कि यह स्थिति जो है वर्तमान में बड़ी अनस्टेबल प्रकार की है, क्योंकि यहां पर रहने वाले मुस्लिम फेथ के लोग ये चाहते हैं कि उनका अलग देश बन जाए। तो माननीय निवेदन है कि हम इस अस्थिरता के मामले में यहां से कोई भी कैनाल बन के नहीं जाने देना चाहते, अदरवाइज द्वंद यह हो जाएगा कि हमने उनका दमन कर दिया। फिलहाल के लिए थैंक यू सर। हां, अगर आपको कुछ करना है तो ट्रेन चला दो हमारे यहां पे, ताकि ये जो यहां के रहने वाले लोग हैं ये यहां से यहां आ जाएं। हमारा कुछ अलग इनिशिएटिव है, हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं, आपके की नहीं। हम यहां से होकर के पूरी ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर हो जुगाड़ पैसे पानी का तो कर देना, बाकी इतना ठीक है। उम्मीद है आपको पूरी स्थिति अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है पूरी थाईलैंड की कहानी। अब वापस से उस फोटो को देखिए जो बैंकॉक के अंदर मैंने आपको बताई। बैंकॉक वालों ने क्या बताया था, बैंकॉक पोस्ट डाल के बताया था कि भैया लाओस जो है वो डूब चुका है। ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली यहां की पार्टी इस बात को समझ चुकी थी। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, असल में इस चीज के लिए थाईलैंड पर लगातार दबाव बना रहा था अमेरिका और भारत, जो बार बार इनसे कह रहा था कि बेटा ये डील मत कर लेना, अदरवाइज फिर लुट जाओगे, फिर आओगे हमारे पास पैसा मांगने। जैसे लाओस आया हुआ है इन दिनों आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, कि साहब हमारा कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, फिर आओगे तुम हमारे पास दो मिलाते हुए, हम नहीं देंगे, पहले बता दे रहे हैं। तो ये पीछे हट गया है। ये एक प्रकार से अमेरिका की और भारत के बढ़ती इंडो पैसिफिक वर्चस्व की कहानी है। नेपाल वाले मित्र अगर मेरे देख रहे हो और 2-4 पाकिस्तानी भी देखते हैं मेरी क्लास, है ना, क्योंकि उनको भी तो समझना होता है कि इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। तो समझ लो बेटा, समझाओ अपने हुक्मरानों को, हैं, आगे बढ़ो। मेरे प्यारे साथियों, ये हो गई सारी कहानी। अब चलते